हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में स्ट्रगल कर रहे हो। वो चैप्टर आपको तब तक नहीं बनेगा जब तक आपको केमिकल फॉर्मूले, उनके सिंबल्स, वैलेंसीज ये सब नहीं बनती हैं। तो पहले आपको वो जानना पड़ेगा जो एक इक्वेशन का बेस बनाते हैं। एक इक्वेशन में क्या क्या जरूरी रहता है, केमिकल फॉर्मूलेज, जो एलिमेंट्स हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके सिंबल्स, किसकी वैलेंसी क्या है, कौन से कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, राइट। तो ये आपको तभी बनेगा जब आपके बेसिक्स क्लियर हो। क्लास 9 में अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है और अभी आप वो भूल गए हो तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आफ्टर डूइंग दिस लेक्चर आपको वो जो चैप्टर है उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एकदम स्मूथ बन जाएगा और आप उसको आराम से देख सकते हो। तो बेटर है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चालू करने से पहले आप इसको देख लो ताकि आपके बेसिक्स और भी ज्यादा क्लियर हो सके एंड इफ यू हैव फॉरगॉटन समथिंग तो वो रिवाइज हो जाए। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एन एटम। सब क्विक वे में समझाऊंगी क्योंकि आपके बेसिक्स फिर भी थोड़े अच्छे हैं, ओके, 9th के। तो एक एटम क्या होता है, जैसे हम एक दीवार बना रहे हैं तो उसमें ब्रिक बाय ब्रिक हम उसे बिल्ड करते जा रहे हैं। तो सिमिलरली कोई भी चीज इस वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करती है वो एटम से बनी हुई है। जैसे एक दीवार का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ब्रिक होता है, वैसे ही किसी भी चीज का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट जो रहता है वो एटम होता है। अब जो एटम रहता है वो बनाते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, राइट। उससे एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अच्छा, तो बात की जाए एक टाइम की जब बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी। तो क्या था, साइंटिस्ट के पास बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि अगर हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो सबको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, क्या हम कोई सिंबल यूज कर सकते हैं। तो ये एक जवाब था हाँ। अब एक टाइम पे डाल्टन कुछ सिंबल्स के साथ आए और फिर उसके बाद बर्जिलियस ने कुछ कुछ सिंबल्स निकाले। तो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ शेयर करूंगी, तो उसमें से आप जो भी मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ उसको रेफर कर सकते हो, उस पीडीएफ को साथ साथ लेक्चर देखने के टाइम पे। तो कुछ सिंबल्स आए, इधर पे इन्होंने पैटर्न्स चूज किए सिंबल्स के लिए, बट क्योंकि एलिमेंट्स के नंबर बहुत ज्यादा हो रहे थे तो पैटर्न्स वर इनसफिशिएंट। आप कितने ही पैटर्न्स बनाते जाओगे और कितने ही पैटर्न्स याद रख सकोगे हर एलिमेंट के। तो इट वाज बेटर कि हम एलिमेंट के लिए पैटर्न ना यूज करके उसके इनिशियल्स यूज करें। एलिमेंट का नाम जिससे चालू हो रहा है हम वो लेटर्स ले एज अ सिंबल। तो देखो जरा, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हमने हाइड्रोजन के लिए कैपिटल एच लिया। अगर हम हीलियम की बात करें तो हमने कैपिटल एच, और देखो जरा हीलियम की स्पेलिंग क्या होती है। तो कैपिटल एच अगर तुम हीलियम के लिए लिखना चाहोगे तो ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है हाइड्रोजन के लिए। अब क्या करें, तो साइंटिस्ट ने कुछ रूल बनाए। क्या रूल बनाए, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको सिंबल्स बनाने हैं किसी भी चीज के तो वो जो नाम रहेगा एलिमेंट का इंग्लिश में, ठीक है, तो उसका सबसे पहला अल्फाबेट, एंड अगर वो अल्फाबेट प्री ऑक्यूपाइड है तो उसके नेम में आगे आने वाला कोई भी एक लेटर आप ऑप्ट कर सकते हो। तो जैसे हमने ये ले लिया, अब हमने लिख दिया हीलियम। अब अगर आप चाहो कि हम ऐसे लिख ले मैम तो ये गलत हो जाएगा, ओके। पहला जो सबसे पहला अल्फाबेट रहता है वो कैपिटल रहता है, अपर केस में रहता है, और जो नेक्स्ट अल्फाबेट रहता है वो लोअर केस में रहता है, ओके, स्मॉल लेटर रहता है, ठीक है। तो ये कोई भी एलिमेंट के सिंबल लिखने का बेसिक रूल हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश नेम्स ले रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास हमने एलिमेंट का नाम लिखा, हमने उसके सबसे पहले लेटर को उसके लिए रख लिया। अगर वो लेटर प्री ऑक्यूपाइड है और हमको कोई दूसरे एलिमेंट का नाम लिखना है
तो हम उसका नेक्स्ट अल्फाबेट या उसके नाम में कोई भी एक अल्फाबेट रख सकते हैं। अच्छा, ये जो रूल्स है ये दे कौन रहा है? तो IUPAC ये दे रही है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये सारे रूल्स सेट किए हैं और इन्हें हम फॉलो करते हैं ऑल ओवर द केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये बता दिए हमको कि एलिमेंट का नेम क्या रहेगा, सिंबल क्या रहेगा, व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। अच्छा, तो हाइड्रोजन की बात हो गई, हीलियम की बात हो गई। अगर हम किसी और एलिमेंट की तरफ चलें तो लेट्स टेक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए हम कैपिटल N यूज करते हैं, ऑक्सीजन के लिए हम O यूज करते हैं, ओके। कार्बन के लिए कैपिटल C यूज करते हैं। अच्छा, लिथियम के लिए हम L और I यूज करेंगे। ये है लिथियम का नाम। तो हमने फर्स्ट लेटर ले लिया और उसके बाद हम सेकेंड लेटर ले रहे हैं, ओके। अब चलते हैं बेरिलियम पे। तो बेरिलियम के लिए हम ये लेते हैं कैपिटल B एंड स्मॉल b। नेक्स्ट वी कम ऑन टू बोरॉन। तो बोरॉन के लिए हमने कैपिटल B ले लिया। ठीक है, ओके। जिसकी जो मर्जी। IUPAC ने ऐसा कहा है कि भाई अगर आपका भाई प्री ऑक्यूपाइड भी नहीं है, ठीक है, एल कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं करता आज तक पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, बट IUPAC ने एल और आई को लिया। अब ये मुझे नहीं पता ये क्यों लिया गया है ऐसा, ठीक है, बट रूल्स आर रूल्स। अच्छा, तो लिथियम को हमने ऐसे लिख लिया, दिस इज आवर लिथियम, दिस इज बेरिलियम। फिर ये हो गया बोरॉन। बोरॉन के बाद आता है कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके। देन वी कम ऑन टू फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन के लिए हम कैपिटल F यूज करते हैं। लेट मी राइट दिस इन अ सिंपल ऑर्डर। तो हमने हाइड्रोजन लिया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देन वी कम ऑन टू कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद हमारी नोबल गैस आती है नियॉन। तो नियॉन के लिए हमने कैपिटल N एंड स्मॉल e लिया। व्हाई? क्योंकि नाइट्रोजन ने ऑलरेडी कैपिटल N ऑक्यूपाई करके रखा था एज अ सिंबल। ठीक है, ओके। फिर हम चलते हैं सोडियम पे। तो सोडियम का ये जो नाम है ये, तो आप मुझसे बोलोगे कि मैम सोडियम के नाम में तो SODIUM आता है, तो हमको उसका सिंबल S लेना चाहिए था और उसके बाद अगर कोई लेटर है तो O ले लेते मैम, D ले लेते, U ले लेते, लेकिन ये Na क्या है? तो देखो जरा, ये वाला जो नाम है ये लिया गया है इसके लैटिन नेम से। ठीक है, क्या रहता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में जिनका जो ओरिजिन रहता है नाम का वो अलग अलग लैंग्वेजेस से आया है। तो जैसे अगर ये लैटिन है तो एक हमारे पास रहेगी ग्रीक, ओके। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से भी नेम लिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश ही चलेगा, लैटिन नेम, ग्रीक नेम, कुछ भी चलेगा, ओके। ठीक है, तो सोडियम का ये जो नेम है एक्चुअली इट्स नेट्रियम, ओके। सोडियम का ये जो नेम है इट्स नेट्रियम। तो हमने कैपिटल N लिया और स्मॉल a ले लिया। ठीक है, अच्छा आगे अपन चलते हैं। सोडियम के बाद वी कम ऑन टू मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के लिए कैपिटल M एंड स्मॉल g, मैग्नीशियम। फिर वी कम ऑन टू एल्यूमिनियम, कैपिटल A स्मॉल l। फिर सिलिकॉन आता है, कैपिटल S स्मॉल i। देन सॉरी, उसके बाद फॉस्फोरस आता है, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। इधर पे पोटेशियम के लिए तुम फिर बोलोगे मुझसे कि मैम P क्यों नहीं लिख लिया या PO क्यों नहीं लिख लिया, K क्यों लिखा है? तो पोटेशियम का भी नाम दूसरी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है एंड इट इज नेम्ड एज केलियम ओवर हियर। तो हमने केलियम का K उठा लिया पोटेशियम के लिए, ओके। ठीक है, पोटेशियम के बाद वी कम ऑन टू कैल्शियम। ठीक है, अच्छा, अगर हम और एलिमेंट्स की बात करें जो
रोजमर्रा की हमारे सुनने में आता है, तो हमें मिलते हैं क्या क्या, हमें मिलते हैं जिंक मिलता है, ओके, हमें लेड मिलता है। नाउ इधर पे लेड का जो नाम है, दिस इज प्लम्बर। तो यहाँ पे हमने कैपिटल पी उठाया एंड स्मॉल बी, ये है लेड का सिंबल, ओके। अच्छा, कॉपर की बात करें तो अब तुम मुझसे पूछोगे कि कॉपर में सी तो आ गया, ठीक है मैम, लेकिन यू कहाँ पे आता है? कॉपर की स्पेलिंग तो COPPER होती है, राइट? तो यहाँ पे भी ये जो इसका नेम है ये दूसरी लैंग्वेज से आया है एंड दैट इज क्यूप्रम। तो यहाँ पे हमने ये लिया है CU, क्यूप्रम का CU, ठीक है। अच्छा, तो ये थे सिंबल्स एलिमेंट्स के एंड दैट्स हाउ वी डिनोट देम। अगर हमें इनको अपनी केमिकल इक्वेशन में लिखना है किसी भी रिएक्शन की, तो हम इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, तो कुछ ऐसे केमिकल सिंबल्स हैं जिनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो लेट्स डिस्कस देम। ये है एल्यूमिनियम, ओके, इसके लिए हम यूज करते हैं Al। आर्गन के लिए यूज करते हैं हम Ar। ये कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है बच्चों के लिए, इसको ध्यान से सुनना। बेरियम के लिए हम Ba यूज करते हैं। बोरॉन के लिए हम कैपिटल B, सिर्फ कैपिटल B यूज करते हैं। ब्रोमीन के लिए वी यूज Br एंड ओके, बेरियम बेरियम दो बार हो गया, ठीक है। एक है बेरिलियम, तो बेरिलियम के लिए हम Be यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ वी मूव ऑन टू कैल्शियम। कैल्शियम के लिए Ca, कार्बन के लिए कैपिटल C, क्लोरीन के लिए Cl, C और H छोड़ के L, ठीक है। कोबाल्ट के लिए CO, कॉपर के लिए Cu, लेड के लिए Pb। ये मैंने बताया था, लेड का जो ये नेम है ये दूसरी लैंग्वेज से आया है एंड दिस नेम इज प्लम्बर, ठीक है। अच्छा, सिल्वर के लिए वी यूज Ag। ये कहां से आया? ये आया है इसके नाम आर्जेंटिम से, ओके। गोल्ड के लिए हम यूज करते हैं Au एंड दिस केम फ्रॉम और उसके बाद आता है यूरेनियम, जिसके लिए हम यूज करते हैं कैपिटल U एंड जिंक इन दी एंड, ठीक है। तो ये यूज होने वाले एलिमेंट्स हैं और कुछ कुछ बेसिक नॉलेज के लिए भी पता होने चाहिए कि इसके सिंबल क्या क्या है, ओके। अब हमने डिस्कस कर लिया एटम्स के बारे में। कभी कभी एटम्स जो रहते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना करके एग्रीगेट्स बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, ओके। 2 का, 3 का, 4 का, ओके। तो ऐसे में क्या होता है कि इसको एटम ना बोल के हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल में एक या एक से ज्यादा एटम्स रहते हैं, आपस में कंबाइन कर सकते हैं एंड ये बहुत ज्यादा टाइट या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस से आपस में बॉन्डेड रहते हैं। क्या? मॉलिक्यूल्स के एटम्स। अच्छा, आगे अगर हम देखते हैं तो कोई भी जो मॉलिक्यूल रहता है उसमें सेम टाइप के एटम्स रह सकते हैं या डिफरेंट टाइप के एटम्स भी रह सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के, ओके। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कुछ डेफिनेट प्रोपोर्शंस में कंबाइन करते हैं, या सॉरी, जो एटम्स हैं ये कुछ डेफिनेट प्रोपोर्शंस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, वहां पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स रहते हैं और उस पे 1 ऑक्सीजन का एटम रहता है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया जाए कहीं से भी, तो वहां पे हमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे प्लस 1 ऑक्सीजन का एटम भी मिलेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ये कंपाउंड बनाते हैं। तो बहुत से मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? कंपाउंड बना रहे हैं, ओके।
तो अब आपको डिफर करते बन गया कि व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज अ कंपाउंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, चार्जेस क्या होते हैं एंड हाउ टू मेक अ केमिकल फॉर्मूला विथ देम। बट उससे पहले हम कुछ कुछ ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ आयंस के बारे में पढ़ेंगे, वैलेंसी के बारे में थोड़ा हम और जानेंगे, ओके, एटॉमिसिटी के भी बारे में जानेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर एटम साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो एक बार में कितने एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो भाई कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहता है, आर्गन हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये हो गए। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें दो एटम्स रहते हैं। तो आई शुड राइट एटम्स ओवर हियर। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिया था बट एटम आना चाहिए था। तो फिर से देखते हैं जरा। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक एटम रहता है उस एलिमेंट का, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हो गए जिसमें दो एटम्स रहते हैं उसी एलिमेंट के, जैसे कि हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। वाई? बिकॉज अकेला हाइड्रोजन का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए उसे दूसरे हाइड्रोजन एटम की हेल्प लेनी पड़ती है, ओके। आगे हम चलते हैं नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, क्लोरीन पे। अब हम देखते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें तीन एटम होते हैं, तो यहाँ पे आता है O3, दैट इज ओजोन। आगे देखते हैं हम फोर एटम्स वाले, तो यहाँ पे आता है फॉस्फोरस। फोर प्लस एटम्स जहां पे रहते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा सल्फर। अब ये जो नंबर है एटम्स के, जहाँ पे भाई हमारे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम है, सिर्फ दो एटम है, तीन है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं, ओके, इसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं, ओके। अब जहां पे सिर्फ एक एटम रहे वो हो जाएगा हमारा मोनो एटॉमिक। क्या हो जाएगा? मोनो एटॉमिक हो जाएगा वो। जहां पे दो रहेंगे वो हो जाएगा डाई एटॉमिक। जहां पे तीन रहेंगे वो हो जाएगा ट्राई एटॉमिक। जहां पे चार रहेंगे वो हो जाएगा टेट्रा एटॉमिक। और जहां पे चार से ज्यादा रहेंगे वो हो जाएगा पॉली एटॉमिक, ओके। अब हम चलते हैं कि केमिकल फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। इसको जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक एटम अगर दूसरे एटम से कंबाइन कर रहा है तो उसकी कंबाइनिंग पावर या कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या रहेगी। अब ये कंबाइनिंग पावर, कंबाइनिंग कैपेसिटी कुछ नहीं है, सिंपली वैलेंसी है। हम वैलेंसी को मान के चल सकते हैं कि वो एक एटम के हाथ हैं, कि एक एटम के पास कितने हाथ हैं, ओके। तो अगर एक एग्जाम्पल से अगर हम समझें कि अगर एक ऑक्टोपस है, ओके, ऑक्टोपस के पास कितने हाथ रहते हैं? 8 हैंड्स रहते हैं, ठीक है। अब इस ऑक्टोपस को कुछ ह्यूमंस है, तो एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस के दोनों हाथ पकड़ सकता है? जरा इसको सोचो खुद से और मुझे आंसर बताओ। एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस के दोनों हाथ पकड़ सकता है? उसके पास खुद तो 8 हैंड्स है, तो अगर एक ह्यूमन के पास दो हाथ हैं, एक ह्यूमन के पास दो हाथ रहेंगे, तो भाई यहाँ से एक ह्यूमन पकड़ लो, 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 तो इन टोटल कितने ह्यूमंस हो गए? 4 हो गए, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो हाथ है ये किसी एटम की वेलेंसीज है, और ये कंबाइन कैसे कर रहा है वो बता रहा है कि भाई उसकी कंबाइनिंग पावर क्या है, ओके। तो हमने वैलेंसी के बारे में ये समझा। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये जो वैलेंसी रहती है, जब हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हीलियम की बात करूं, तो मैं अगर इनका एटम का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, तो ये हो गया हाइड्रोजन,
ये हो गया हीलियम। अगर मैं बात करूं कोई और एटम की, तो लेट्स टेक कार्बन। तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये उसकी एक शेल हो गई। अब आपको अगर याद होएगा कि भाई आप इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते थे तो आप रूल्स अप्लाई करते थे कि भाई पहले शेल जो रहता है हमारा, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। अगर हमें उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं तो हमें नेक्स्ट शेल पे जाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट शेल। ये था हमारा हाइड्रोजन, ये था हमारा हीलियम, एंड दिस इज आवर कार्बन। तो इसमें अब कार्बन, हमको एटॉमिक नंबर भी याद करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये आपने क्लास 9th में याद किया होगा पीरियोडिक टेबल में, 1 से लेकर 20 तक, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, एंड इफ आपको याद नहीं है तो यू बेटर रिवाइज। ठीक है। तो जो हमारा कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल्ड है। अब आगे देखें तो कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। तो ये हो गए इसके 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम वैलेंसी की बात करें कि वैलेंसी क्या होती है, तो ये रिप्रेजेंट की जाती है किसी भी एटम के स्ट्रक्चर के वैलेंस शेल से। वैलेंस शेल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल रहता है, सबसे बाहर का शेल रहता है। तो वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कहलाएंगे उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो उसकी वैलेंसी भी कितनी कहलाएगी, 4। एंड दिस इज इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी या कंबाइनिंग पावर। कार्बन एक बार में 4 एटम से कंबाइन कर सकता है। ओके, मतलब उसके 4 हाथ हैं। ओके। तो हम सबसे पहले कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं कि केमिकल फॉर्मूला लिखने के पहले हमें क्या करना है। सबसे पहला रूल ये कहता है कि वैलेंसीज या जो चार्जेस हैं आयन पे वो बैलेंस्ड होने चाहिए। ये जो रूल है ये मैं आपको समझाऊंगी जब हम कुछ फॉर्मूलेज बनाकर कुछ आयंस पे आएंगे, तब मैं आपको जरूर समझाऊंगी। आगे हम चलते हैं। तो जो मेटल है, ठीक है, उसको हम पहले लिखते हैं केमिकल फॉर्मूले में और उसके बाद हम नॉन मेटल मेंशन करते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैंने ये जो कलर है ये मेटल के लिए चूज किया है और ये नॉन मेटल के लिए। तो मेटल को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इस कलर से। तो कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सोडियम, ये सब क्या है, आपके मेटल है। तो मेटल को आप केमिकल फॉर्मूले में पहले लिखते हैं और जो नॉन मेटल है वो राइट की तरफ, मतलब बाद में आता है। तो इधर पे देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये क्या है, नॉन मेटल है, इसलिए ये जो है ये बाद में आया है केमिकल रिएक्शन। आगे हम चलते हैं। तो पॉलीएटॉमिक आयंस के केस में जो नंबर है वो ब्रैकेट के बाहर लिखा रहता है आयंस का। एग्जाम्पल से देखो जरा, अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड हमारे पास कितने हैं, OH कितने हैं, तो ये ब्रैकेट हमने बनाया और इसके बाद हमने 2 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि एक मैग्नीशियम के साथ 2 ऑक्सीजन के एटम एंड 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट पे। तो एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 एटम्स हैं और हमारे पास आयंस कितने हैं, 3 हैं सल्फेट के। तो 2 एल्यूमिनियम के साथ 3 सल्फेट के आयंस अटैच्ड हैं। इन टोटल अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे सल्फर के 3 एटम्स हैं बट ऑक्सीजन के 4 इंटू 3 12 एटम्स हैं। अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो यहाँ पे आयन का नंबर एक ही है। जो हमारा OH है ये एक आयन है, इसका नंबर जो है एक ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाया है। ओके, तो ये थे रूल्स। ये वाला मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगी आगे। केमिकल फॉर्मूला बनाने से पहले आपको याद करनी पड़ेंगी वैलेंसीज। तो आपके सिलेबस में अभी हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक के एलिमेंट्स कंसिडर किए गए हैं, तो हम उनकी वैलेंसीज झटपट याद कर लेते हैं। और उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। देखो, अगर आपको ऑर्डर याद है हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक का, तो आपको बहुत आसानी होगी। और देखो जरा मैं लिखती कैसे हूँ। मैंने लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 के नीचे हम ऐसे नंबर्स लिखेंगे 1 0 1 2 3 4। 0 के पहले एक 1 और लगाना है हमें बस। अच्छा, अब देखो जरा, पैटर्न याद रखना मैं लिख कैसे रही हूँ। हाइड्रोजन, फिर आएगा हमारा हीलियम, देन वी कम ऑन टू लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन।
यहाँ तक सब ठीक है। अब देखो जरा, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कार्बन से हम इधर पे चलते हैं। कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हमने क्या किया, हम ऐसे गए, फिर हम ऐसे आए। ओके, अच्छा, नियोन के बाद वी कम ऑन टू सोडियम, सॉरी, सोडियम हम यहाँ पे लिखेंगे, इधर के बाद ऐसे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अब फॉस्फोरस के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। नाउ वी आर लेफ्ट विथ पोटेशियम एंड कैल्शियम, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो हम कैसे गए, हम सीधे सीधे ऐसे गए, फिर हम ऐसे आए, ऐसे जाने के बाद हम ऐसे गए एंड यहाँ से ऐसे, और फिर इधर से ऐसे। तो ये एक तरीके का जिगजैग पैटर्न आप देख सकते हो, और ये याद रखने के लिए भी आसान है अगर आप कंफ्यूज होते हो तो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। बाइनरी कंपाउंड्स क्या रहते हैं, जो एक से ज्यादा एलिमेंट से बने होते हैं। तो देखो जरा, हमने कंपाउंड का नाम लिखा, सिंबल लिखेंगे हम, कंपाउंड में दो चीजें रहेंगी, एक मेटल एक नॉन मेटल। मैंने कहा था ना बाइनरी कंपाउंड कैसे बन रहा है, तो अलग अलग एलिमेंट से बन रहा है, तो एक मेटल रहेगा एंड दूसरा नॉन मेटल रहेगा। तो सिंबल 1 में हम मेटल का सिंबल लिख देंगे एंड सिंबल 2 में हम नॉन मेटल का सिंबल लिखेंगे, और उसके बाद हम उनकी उनकी रिस्पेक्टिव वैलेंसीज लिखेंगे। ओके, क्या है हमारा रूल, कंपाउंड का नेम रहेगा हमारे पास, सिंबल 1 लिखेंगे जो कि मेटल का रहेगा, सिंबल 2 लिखेंगे जो कि नॉन मेटल का रहेगा, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, और उसके बाद हम वैलेंसीज को जो है वो क्रॉस कर देंगे। ठीक है, सिंबल 2 की वैलेंसी चली जाएगी सिंबल 1 के पास, एंड सिंबल 1 की वैलेंसी चली जाएगी सिंबल 2 के पास, सॉरी, सिंबल 2 की वैलेंसी जो रहेगी वो सिंबल 1 के पास चली जाएगी। ओके, क्या बोला मैंने, फिर से सुनो, सिंबल 1 की जो वैलेंसी रहेगी वो सिंबल 2 के पास जाएगी, सिंबल 2 की जो वैलेंसी रहेगी वो सिंबल 1 के पास जाएगी। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इनसे देखते हैं कि कैसे करना है हमको एक केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मेशन। देखो, हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का सिंबल होता है कैपिटल एच, एंड क्लोरीन का सिंबल या क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। अच्छा, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो इन दोनों को क्रिस क्रॉस कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा HCl। अब जब 1 वैलेंसी रहती है तो उसे हम यहाँ ऐसे नीचे नहीं लिखते हैं। ओके, 1 रहती है तो ऐसे ही छोड़ दो। ये बन गया क्या आपका, ये हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे हमने इसका सिंबल लिखा हाइड्रोजन का, सल्फाइड का सिंबल लिखा S, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। अब इन दोनों को हम क्रिस क्रॉस कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारे पास H के पास देखो क्या आया है, 2 आया है, तो हम लिख देंगे H2, एंड सल्फर के पास 1 आया है, तो इसको एज इट इज लिखे रहने देंगे। तो दिस इज योर केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हम चलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के ऊपर। नाम बहुत हाई फाई है बट इतना भी कुछ है नहीं उसमें। देखो जरा, कार्बन है, टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड पे ध्यान दो, तो कार्बन है और क्लोरीन है यहाँ पे। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 एंड क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। दोनों को इंटरचेंज कर दो, क्रिस क्रॉस कर दो, तो कार्बन के पास आएगा क्या, 1 आएगा जो हम लिखेंगे नहीं, एंड क्लोरीन के पास आएगा 4। तो ये जो CCl4 है, दिस स्टैंड्स फॉर कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एंड ये इसका फॉर्मूला। आपको याद है मैं जब आपको रूल्स लिखवा रही थी, 3 थे जो हमारे, उसमें से सबसे पहला मैंने बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी उसके बारे में, केमिकल फॉर्मूले बनाने के लिए जो सबसे पहला रूल था वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। तो देखो, हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नीशियम, फिर हम लिखेंगे क्लोरीन। अब यहाँ पे वैलेंसी के बजाय आता है चार्जेस का खेल। तो आप क्योंकि छोटी क्लास में हो अभी, तो आप ऐसा समझ लो कि जो इसकी वैलेंसी है वही उसका चार्ज है। तो हम
मैंने क्या बोला कि वेलेंसी के बजाय हम चार्जेस का खेल करेंगे, बट क्या है फर्क कि कुछ नहीं, बस जो वेलेंसी है उसी को चार्ज मान लो, वहीं पे प्लस माइनस कर देना। जो मेटल है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो नॉन मेटल है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या थी, 2 थी, तो 2 के बाद प्लस लिख दो। क्लोरीन की वैलेंसी क्या थी, 1 थी, तो 1 के बाद माइनस लिख दो। अब इसको क्रिस क्रॉस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये वैलेंसीज इंटरचेंज कर देंगे। जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो आप लिखोगे MgCl2। इसका मतलब क्या हुआ, एक मैग्नीशियम पे 2 क्लोरीन चाहिए हमें, ठीक है, एक मैग्नीशियम पे 2 क्लोरीन चाहिए। अच्छा, अब देखो जरा फॉर्मूले में हम कहीं भी चार्ज इंडिकेट नहीं करते, ओके। देखो जरा यहाँ से क्या हुआ, मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने 2 स्टार बना के रखे हैं। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक मैग्नीशियम पे कितने क्लोरीन चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए। एक मैग्नीशियम का चार्ज कितना है, +2 है, तो +2 को न्यूट्रल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा, 2 -2 चाहिए रहेंगे, है ना। तो एक अगर हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, तो उसके पास चार्ज जो रहेगा वो +2 रहेगा, एंड हमें 2 क्लोरीन चाहिए, मतलब -2 हो जाएंगे, -1 एंड -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अच्छा, तो इससे तुम क्या देख सकते हो कि एक एटम कैसे न्यूट्रल है, जो चार्जेस है वो कैंसिल हो गए हैं, न्यूट्रल बना दिया है एटम को। एंड मैंने क्या कहा कि जो भी चार्जेस रहेंगे वो हम मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने कोई भी चार्जेस प्लस माइनस कोई साइन मेंशन नहीं किया, सिर्फ नंबर मेंशन है, ओके। आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को देखें तो ये हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया ऑक्सीजन, इसके ऊपर रहता है 3+ का चार्ज, इसके ऊपर रहता है 2- का चार्ज। इनको क्रिस क्रॉस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, दैट इज Al2O3। तो यहाँ पे जो 2- है वो एल्यूमिनियम के पास यहाँ सबस्क्रिप्ट में 2 चला गया है और ऑक्सीजन के पास 3 चला गया है, ओके। चार्जेस इंटरचेंज हो गए हैं एंड दिस एटम विल बी न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। आगे चलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड पे, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। हाउ, लिसन, कैल्शियम की जो चार्ज रहता है वो +2 रहता है, ऑक्सीजन को जो चार्ज रहता है वो -2 रहता है। अगर हम इसे क्रिस क्रॉस कर दे तो आप खुद ही देखो, जो +2 और -2 का चार्ज है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमने कोई 2 नहीं लिखा, हम आप ऐसे मैथ्स की तरह उसको लेके चलो कि भाई हमने 2 और 2 को कैंसिल कर दिया, ओके, बट ऐसा करना नहीं दिखाते समय, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे चले तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, देखो जरा कैसे, ये हमारा कैल्शियम और ये है हमारा हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये है एक आयन, तो इसके ऊपर रहता है 1- का चार्ज एंड कैल्शियम के ऊपर एज यू नो 2+ का चार्ज रहता है। अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे, किसको, चार्जेस को इंटरचेंज करेंगे, तो हमें मिल जाएगा CaOH। अब ये जो 2 यहाँ पे आया है इसका मतलब क्या है, ये हम ब्रैकेट के बाहर करेंगे। मैंने बताया था आपको एक चीज कि जब भी हम आयंस के नंबर डिनोट करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर नीचे उसका नंबर लिख देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बताया था, है ना, और NaOH में भी बताया था मैंने, ओके। तो दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेल्स अस कि एक कैल्शियम के साथ 2 ऑक्सीजन है एंड 2 हाइड्रोजन है, ओके। ये जो ब्रैकेट के अंदर एटम्स लिखे हैं इसके बाहर जो नंबर लिखा हुआ है वो बताता है कि अंदर एटम्स कितने हैं इस वाले एटम के साथ, ओके। ओके, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे कंपाउंड के नाम है, आपको इनके केमिकल फॉर्मूले बनाने हैं और यहाँ पे आपको क्रॉस करके खुद से देखना है कि ओके हाउ आर दीज कंपाउंड्स मेड, किसकी क्या वैलेंसी रहती है और इसके क्या क्या नाम होंगे। अच्छा, ये करने से पहले जो हमारे पास एनायंस थे या जो भी आयंस थे हमारे पास, तो उनकी भी एक टेबल मैंने PDF में प्रोवाइड की है, वो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि हाइड्रोक्साइड हो गए हमारे, नाइट्रेट हो गए, सल्फेट हो गए, तो ये सब की इंफॉर्मेशन उस टेबल में दी हुई है PDF की। PDF कहाँ पे मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करोगे और वहां से आप रीडायरेक्ट हो जाओगे उस पेज पे, वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। प्लीज मेक श्योर कि आप इस होमवर्क को करो इस लेक्चर के बाद, ताकि आपने जो भी कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में सीखे वो आप अप्लाई कर सको अच्छे से, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।